Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is TCA citric acid cycle, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल से देखा था। तो जब हम TCA की बात करते हैं तो ये मेन एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स होती है सेल के अंदर। उसके अलावा ये अकर हो रही होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था वो टेक प्लेस हो रहा था इन द साइटोसोल, क्योंकि उसके एंजाइम्स प्रेजेंट थे साइटोसोल के अंदर। जबकि जो टीसीए होता है इसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एक एरोबिक पाथवे है। एरोबिक पाथवे का क्या मतलब है? एरोबिक पाथवे का ये मतलब है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रहा होता है। ऑक्सीजन के बगैर सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं हो रही होती। उसके बाद बात करें तो आरबीसीज की जब हम बात करते हैं तो आरबीसीज में कोई भी सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। आरबीसीज में हमें पता है कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन उसकी अपनी यूटिलिटी के लिए नहीं होती, वो उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं आरबीसीज। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी नहीं हो रही होती। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो हमने कहा था कि जब हम डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्ब्स ले रहे होते हैं, तो वो ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो उसकी हम कर देते हैं फॉस्फोराइलेशन और फिर आगे ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट हमारे पास एंड पे बना था पायरोवेट। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है इसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। इंट्रोडक्टरी बात करें तो पायरोवेट से हमारे पास बनता है एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए आगे जाके एंटर हो जाता है टीसीए के अंदर, और फिर टीसीए से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन करवा देते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक एसिटाइल कोए करवाता है 3NADH की प्रोडक्शन। उसके अलावा 2FADH की प्रोडक्शन। उसके अलावा 1 ATP की फॉर्मेशन। 1 FADH 2 एंड 1 ATP। तो अगर हम जब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को देख रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बने थे, तो 2 पायरोवेट से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, और 2 एसिटाइल कोए का मतलब है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 NADH हो जाएंगे, और 2 FADH2 हो जाएंगे, और 2 हमारे पास ATP बनेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। अब ये जो पायरोवेट से एसिटाइल कोए की कन्वर्जन होती है, ये हो रही होती है NAD पॉजिटिव आता है, और इधर से हमारे पास NADH+H पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि 2 पायरोवेट हैं तो इधर भी 2 आ जाएंगे। उसके बाद वो ये एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि एक तो सोर्स हमने देख लिया कि पायरोवेट से हम एसिटाइल कोए बना रहे हैं। एसिटाइल कोए का एक और सोर्स होता है, वो ये होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी हमारे पास एसिटाइल कोए बन रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से, इसको हम जब फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म देखेंगे उसमें भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड से भी हमारे पास एसिटाइल कोए बनता है। अब हम फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीसीए देख लेते हैं, या इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस या और टीसीए। इन दोनों के दरमियान जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है उसको देख लेते हैं। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि 3 कार्बन कंटेनिंग पायरोवेट कन्वर्ट हो रही होती है एसिटाइल कोए के अंदर। पायरोवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू द एसिटाइल कोए, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन है। अब हम इसको कैसे 3 कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसमें से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 कार्बन कंटेनिंग बन जाएगा। उसके अलावा हम इसके अंदर कोए ऐड करें, कोए आ जाएगा यहाँ पे, कोए ऐड करें। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास NADH की फॉर्मेशन हो रही होती है, NADH। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स के रेसिप्रोकल ही हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होता है।
एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम। अब ये वाला जो एंजाइम है इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, यानी 3 एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर। एक इसका E1 कंपोनेंट है, E1, और एक इसका E2 कंपोनेंट है, और एक इसका E3 कंपोनेंट है, E3। E1 कंपोनेंट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये करवा रहा होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया, तो E1 कंपोनेंट यही काम करेगा कि पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेट का मतलब है कि पायरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करेगा। उसके अलावा E2 कंपोनेंट की बात करें तो ये ये करवा रहा होता है ट्रांस एसिटाइलेशन। हमने ये कोए के अंदर कोए ऐड किया एसिटाइल के अंदर, तो इसके रेसिप्रोकल यहाँ पे एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। उसके अलावा E3 कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये वाला प्रोसेस हो गया जिसमें डी कार्बोक्सिलेज आ गया, एक ये वाला प्रोसेस हो गया जिसमें डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज आ गया, और एक ये वाला प्रोसेस है। तो जब जब भी हमारे पास NADH की फॉर्मेशन हो रही होती है तो आता है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आएगा, तो इसमें जो एंजाइम आएगा उसका नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के 3 आगे सब कंपोनेंट्स हैं। यानी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम होता है उसके आगे 3 सब यूनिट्स हैं। E1 कंपोनेंट को हम बोलते हैं पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेट, E2 को बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और E3 को हम बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, ये जो सब यूनिट्स हैं, ईच सब यूनिट को कोएंजाइम की ज़रूरत भी होती है। तो जो E1 कंपोनेंट है, E1 एंजाइम है, उसके लिए जो कोएंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं TPP। E2 की बात करें, E2 के लिए 2 कोएंजाइम होते हैं, एक होता है लिपोइक एसिड, और एक होता है कोए। E3 की बात करें तो इसमें भी 2 सब यूनिट्स हैं, यानी 2 कोएंजाइम है, एक होता है FAD और एक होता है NAD। अब ये वाले जो कोएंजाइम है इनको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है, द लोइन कम फास्ट नियर। T stand for TPP, L stand for lipoic acid, C stand for CoA, F stand for FAD and N stand for the NAD। तो इस तरह से हम इन कोएंजाइम्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसने कुछ इंटर कन्वर्जन्स को बताया, उसको डिटेल से देखेंगे। अब हम अभी जो रिएक्शन लिखा है वो उसको दोबारा से लिख लेते हैं कि पायरोवेट को हमने कन्वर्ट किया है इनटू एसिटाइल कोए। अब हम इस रिएक्शन की डिटेल के अंदर जाएंगे। इस रिएक्शन की डिटेल में वो ये कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पायरोवेट होगा, पायरोवेट पे हमारे पास E1 कंपोनेंट एक्ट करेगा। E1 कंपोनेंट कौन सा था? पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेट। पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेट, इसने क्या करनी है? डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। तो ये क्या करेगा? डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये रिमूव करेगा तो इसके ऊपर E1 के साथ जो हमने कोएंजाइम पढ़ा था TPP, ये ऐड करेगा, और पायरोवेट की जब हम डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो एसिटाइल बन जाता है। एसिटाइल बन गया, एसिटाइल बन गया। उसके अलावा हमने TPP ऐड करना है, एसिटाइल TPP आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। उसके अलावा यहाँ पे TPP लिख देंगे जो कि
पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद इसके साथ मिल गया। यानी सबसे पहले पायरोवेट था, उस पर E1 कंपोनेंट एक्ट हुआ, E1 कंपोनेंट के साथ इसका कोएंजाइम भी आया, कोएंजाइम आया। उसके अलावा E1 ने आके डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, जिसकी वजह से पायरोवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल के अंदर, और TPP जो इसका कोएंजाइम था वो इसके साथ कैरियर के तौर पर अटैच हो गया। कैरियर के तौर पर जब ये अटैच हो जाएगा, फिर ये जाकर एसिटाइल को दे देगा E2 कंपोनेंट को। E2 कंपोनेंट कौन सा था? जिसने कोए को दिया था, यानी डाईहाइड्रोलिपोइड ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये क्या करेगा, तो इधर से जो TPP हो जाएगा ये वापस चला जाएगा। जब ये एसिटाइल को E2 कंपोनेंट को देगा तो TPP वापस चला जाएगा। अब E2 में हमने पढ़ा था कि दो सब यूनिट्स थे, दो कोएंजाइम थे, एक इसका लिपोइक एसिड था और एक कोए था। तो सबसे पहले लिपोइक एसिड आएगा। लिपोइक एसिड का फॉर्मूला होता है LSL, SLS। तो ये इसके साथ एक्ट करेगा एसिटाइल के साथ, तो एसिटाइल यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एसिटाइल SLSH, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा E2 को हमने दूसरा कंपोनेंट पढ़ा था, दूसरा कोएंजाइम पढ़ा था कोए। अब यहाँ से कोए एक्ट करेगा इसके ऊपर, कोए एक्ट करेगा यहाँ पे। कोए जब इस पे एक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल, एसिटाइल कोए। यहाँ पे बन गया एसिटाइल कोए। अब जब ये एसिटाइल कोए यहाँ से बन के निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास बचेगा SHL और SH। उसके बाद ये वाला जो सल्फाइड्राइड ग्रुप होगा ये इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि इसमें से हमारे पास दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये एक ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो ये दे देगा FAD को, FAD को दे देगा। FAD इससे कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। उसके बाद ये वाले जो दो हाइड्रोजन होंगे ये हम दे देंगे NADH को, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे जो को हमारे पास जो तीसरा सब यूनिट था इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का वो आएगा। यानी तीसरा सब यूनिट कौन सा था? डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि हम यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले पायरोवेट आया, पायरोवेट पे E1 कंपोनेंट ऐड किया तो इसमें से इसने डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, और E1 का जो कोएंजाइम था TPP का वो एक्ट एज अ कैरियर, उसने कैरियर के तौर पर एक्ट किया। तो इसने एसिटाइल को ट्रांसपोर्ट कर दिया टूवर्ड द E2 कंपोनेंट। E2 कंपोनेंट में सबसे पहले लिपोइक एसिड आएगा, लिपोइक एसिड इसके साथ बाइंड करेगा और वो आगे जाके इस एसिटाइल के साथ बाइंड करके कोए के साथ रिएक्ट करेगा, कोए के साथ रिएक्ट करके वो एसिटाइल को एसिटाइल कोए बन जाएगा। एसिटाइल कोए जब बन जाएगा तो इसमें से लिपोइक एसिड दोबारा से अलग हो जाएगा, और ये लिपोइक एसिड की हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी जिसकी वजह से FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर, और FADH2 आगे जाके NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम इस रिएक्शन की रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो जब हम इसकी रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने देखा पायरोवेट्स को हम कन्वर्ट कर रहे थे इनटू द एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। और उसके अलावा हमने देखा कि एंजाइम कौन सा था, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम था। उसके अलावा इसके हमने 3 सब यूनिट्स को देखा, E1, E2, E3। रेगुलेशन की बात करें तो इसकी हमारे पास दो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज, और एक होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज। अब ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं ये इसकी रेगुलेशन करवा रहे होते हैं। कैसे रेगुलेशन करवा रहे होते हैं कि जब हमारे पास ATP का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का काम ही यही होता है कि ये ATP की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो जब ATP ज़्यादा होंगे या फिर NADH ज़्यादा होंगे, NADH हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ये भी ATP की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो जब इन दोनों के लेवल्स ज़्यादा होंगे तो ये इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस को एक्टिवेट करेंगे। इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा,
जब ये एक्टिवेट होगा तो ये फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, इस E1 कंपोनेंट की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन। तो जब ये फॉस्फोराइलेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इनएक्टिव हो जाएगा, यानी E1 कंपोनेंट ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम ये इनएक्टिव हो जाएगा बाय फॉस्फोराइलेशन विच इज़ डन बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज। इसके अलावा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस की बात करें तो जब हम मसल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कैल्शियम रिलीज होता है। तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा, उसके अलावा जब पायरुवेट का लेवल ज़्यादा होगा, पायरुवेट का लेवल ज़्यादा होगा, इन दोनों के लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस को एक्टिव कर देंगे। तो जब ये एक्टिव होगा तो ये डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगा E1 कंपोनेंट की, डीफॉस्फोराइलेशन। इस डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा कि E1 कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा। अब इसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द एसिटाइल कोए, यानी ये क्रेब्स साइकिल को एक्टिवेट करवा रहा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस। क्योंकि जब पायरुवेट के ज़्यादा लेवल हम देखेंगे आगे जाके इसकी डेफिशिएंसी के अंदर कि जब पायरुवेट के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसकी कन्वर्जन की वजह से हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो ये हमने इसकी रेगुलेशन की बात की, जिसमें हमने कहा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज और एक है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस। जब एटीपी के लेवल ज़्यादा होंगे और NADH तो हमें सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे इनहिबिट करेंगे कि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, ये जाके फॉस्फोराइलेशन करवा देगा E1 कंपोनेंट की, जिसकी वजह से E1 कंपोनेंट इनएक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा हमने देखा फॉस्फेटेस को, फॉस्फेटेस कब एक्टिव होगा, जब कैल्शियम ज़्यादा होगी, एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमने क्रेब्स साइकिल को करवाना होगा तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा पायरुवेट के ज़्यादा लेवल भी इसको एक्टिवेट करेंगे। अब ये जाके डीफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेटेस का काम ये होता है कि ये डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता होता है, तो डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से E1 कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा और आगे क्रेब्स साइकिल प्रोसीड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, उसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो पायरुवेट हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो सकेगा इनटू द एसिटाइल कोए, ये वाली कन्वर्जन नहीं हो सकेगी। अब ये वाली कन्वर्जन नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि नो TCA। उसके अलावा बात करें तो अगर पायरुवेट की कन्वर्जन एसिटाइल कोए के अंदर नहीं हो रही तो पायरुवेट के लेवल बॉडी के अंदर हाई हो जाएंगे, तो पायरुवेट के लेवल हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पायरुवेट अक्यूमुलेट हो जाएगी और पायरुवेट ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होने लग जाएगी इनटू द लैक्टेट, एंड अल्टीमेटली ये लैक्टेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लैक्टिक एसिड। अब ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेट बनेगा और लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी के अंदर, एसिडोसिस, जिसको हम बोल सकते हैं कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस। जिनके अंदर कंजेनिटल ये वाला एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो उसके अंदर क्या होगा कि कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो पायरुवेट और लैक्टेट के जो हाई लेवल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली डेथ कॉज करवा रहा होता है। उसके अलावा सेल्स की बात करें तो सेल्स हो जाएंगे डिप्राइव ऑफ एनर्जी, डिप्राइव ऑफ एनर्जी, और अल्टीमेटली सेल डेथ शुरू हो जाएगी। तो ये हमने बात कर ली फर्स्ट स्टेप ऑफ द TCA की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो आने वाले स्टेप्स होते हैं TCA के उनको डिटेल से देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।